हरिओम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में कादम्बरी का जो शुकनासुपदेश चल रहा था उसके चौथे भाग के ऊपर में चर्चा करेंगे, चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। हाँ, ये आपका जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा सभी एग्जाम के लिए। आज मैं इतने दिनों के बाद में ये वीडियो किस लिए लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि 2 और 3 तारीख को एस्टेट का एग्जाम है। बहुत से लोगों को पता होगा, जो लोग टेट दे रहे हैं। टेट का मतलब होता है हरियाणा का टेट। हरियाणा का जो आपका टेट मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि आपका बीएड करने के बाद में या जेबीटी करने के बाद में टीचर बनने के लिए जो टेट दिया जाता है एग्जाम। तो उसमें हरियाणा राज्य का जो टेट का एग्जाम है उसके मैं पुराने क्वेश्चन पेपर देख रहा था 2013-14 के पेपर के अंदर में। जो गद्य अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, हाँ, जो अभी मैंने तीसरे भाग के अंदर में जिस गद्य के वीडियो बनाई थी और उसके आगे का यह जो आज मैं पढ़ाऊंगा, यही गद्य उस एग्जाम में आया हुआ और उससे 6 प्रश्न आए हुए। तो इसलिए ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। चाहे आपका हरियाणा का टेट हो, चाहे आपका ये आपका यूपीएससी का एग्जाम भी हो जाए। यूपीएससी के एग्जाम के अंदर में भी ये आपका सिलेबस में लगा हुआ है कादम्बरी सुकनासोपदेश। ठीक है। हाँ, चाहे नेट का एग्जाम हो, यूजीसी नेट के, इसमें तो इस बार नेट का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर में तो पूरा एक गद्य दिया हुआ था और उस गद्य से 5 प्रश्न आए हुए थे। मतलब यूजीसी नेट के अंदर में टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे यूपी का हो, चाहे दिल्ली का हो, डीएसएसबी जो कराता है, चाहे कहीं का भी हो, उसमें भी आता है। पीजीटी के एग्जाम में भी आता है। और अभी पीजीटी के एग्जाम के अंदर में वहां पे कथामुखम लगा रखा है। मैं कथामुखम के लिए बार बोला था, अभी शुरू कर दूंगा। तो यहाँ पे कादम्बरी सुकनासोपदेश और कथामुखम, इन दोनों से तो प्रश्न आते ही आते हैं और खास करके सुकनासोपदेश से ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो इसलिए ये मैं जो वीडियो चला रहा था उसमें अभी क्या है, अभी इसका चौथा भाग मैं लेकर के आ रहा हूं इस वीडियो के अंदर में। ठीक है। ये संस्कृतम वर्धयामः यूट्यूब का चैनल है। हाँ, और इसमें अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप उसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ये वीडियो। क्योंकि उन लोगों को जब ये शुक्राशुपदेश पढ़ेंगे, जैसे कुछ लोग होते हैं बीए के अंदर में पढ़ रहे हैं, बीए में पढ़ रहे हैं तो उनके सिलेबस में ही लगा होता है। किसी भी यूनिवर्सिटी से करें तो उनके सिलेबस में तो पक्का रहता है, ये आपका शुक्राशुपदेश लगा ही रहता है सिलेबस के अंदर में। तो उन लोगों को बहुत फायदा होगा। और ये टेलीग्राम का चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल, इस लिंक पर आप क्लिक कर देंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ये लिंक। आप इस लिंक पर क्लिक कर देंगे तो आप सीधा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न पूछना हो, आप वहां पे पूछ सकते हैं। ये आपका संस्कृतम वर्धयामा टेलीग्राम चैनल है। हाँ, इसको भी आप इस लिंक पे क्लिक करके भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। और ये स्वप्न वासव दत्ता का चैनल है। आप लोगों को पता, पूरा नाटक स्वप्न वासव दत्तम, पूरा नाटक पढ़ाया हुआ है। पूरे नाटक की एक प्लेलिस्ट है। हाँ, वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। अगर आप उस प्लेलिस्ट पे नहीं जाना चाहते तो स्वप्न वासु दत्ता का ग्रुप है। उस ग्रुप में आप जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो पूरा स्वप्न वासु दत्ता की सारी वीडियोस मिल जाएगी और उन वीडियोस के माध्यम से आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, अभी और एक दो सूचना देनी है। जैसे एक नया साल आ रहा है। इस साल 2020 सभी लोगों के लिए खराब रहा, क्योंकि कोरोना आ गया, बहुत सी चीजें बंद हो गई, लॉकडाउन लग गया। तो अब नए साल में 1 तारीख से मैं यूजीसी नेट के 25 कोड और 73 कोड, दोनों कोड के लिए यूट्यूब पे वीडियोस बनाने शुरू करूंगा। मैं बहुत पहले से, मतलब पहले मैंने बहुत वीडियोस बनाए हुए हैं जिनमें पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हुए हैं। अब मैं पूरा अच्छे से इसमें यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। ठीक है। और इसके अलावा 5 तारीख से जूम ऐप के माध्यम से क्लासेस चालू होगी, यूजीसी नेट की, 25 कोड की भी और 73 कोड की। अभी यूट्यूब पे तो मैं 1 तारीख से शुरू कर दूंगा, 1 जनवरी से, 1 जनवरी 2021 से। और 5 जनवरी से आपका जूम ऐप पे जो लोग पर्सनली क्लास लेना चाहते हैं वो लोग, इसमें फीस रहेगी। हाँ, क्योंकि पर्सनली आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, एक एक विषय, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। 4 महीने तक ये क्लासेस चलेगी। हाँ, 4 मंथ्स की क्लासेस होगी। इसके अंदर में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद एक्सप्लेनेशन पढ़ाया जाएगा, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, और उसके बाद मॉडल पेपर भी आपको सॉल्व कराया जाएगा, ताकि आपका इस बार जेआरएफ फिक्स हो। जेआरएफ तो
कहीं ना जाए। तो इसलिए जो लोग अपना यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, वो लोग इस आपका ये जो क्लासेस होगी उस क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आज ही फॉर्म आप लोगों को लिंक मैं दे दूंगा। और ये व्हाट्सएप पे भी, यूट्यूब पे भी, सब जगह पर मैं आपको ये लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मैं कांटेक्ट नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा। उस कांटेक्ट नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप डिटेल सब पूछ सकते हैं। ठीक है, ये 5 तारीख से क्लास शुरू होगी। और इसके अलावा एक और सूचना देनी है आपको। एस्टेट का एग्जाम जैसे 2000 मतलब 2 और 3 तारीख को एस्टेट का एग्जाम है, यानी कि 3 दिन 4 दिन के बाद में। तो आपका ये मैं अभी आज से ही 2013-14 का और 2015-16 का ये पुराने क्वेश्चन पेपर जो है उसको सॉल्व करूंगा विद एक्सप्लेनेशन। तो जो लोग आपके एस्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, हरियाणा के टेट का, वो लोग जरूर इस इन वीडियोस को देख लीजिएगा, ताकि उनको बहुत हेल्प मिलेगी कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। एक बार अगर आपने पुराने पेपर देख लिए तो आपको एक ऐसा मेरा मानना भी है और ऐसा सबका मानना है कि पुराने क्वेश्चन पेपर जरूर देखने चाहिए। और ये स्ट्रेटेजी रहती है एग्जाम की। और इसके अलावा कि पुराने पेपर से हमें कम से कम नहीं कुछ तो 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में हमें हेल्प मिलती है। 5 से 10 क्वेश्चन सीधे वहां से आएंगे, या तो फिर उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। मैं आपको 1 तारीख तक में ये चार के सारे मतलब जो है सेकेंड लेवल होता है उसमें लेवल 2 होते हैं, एक तो सेकेंड लेवल और एक थर्ड लेवल। तो मैं दोनों लेवल के आज और कल में 1 तारीख तक में मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, ताकि 2 और 3 तारीख को जो पेपर देने जा रहे हैं वो लोग वो वीडियोस देख सके। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, कादंबरी सुखनासोपदेश पर चलते हैं। देखिए, ये है, हम लोगों ने अध्ययन किया था, हम लोगों को पता था कि जो राजा तारापीड़ है, तारापीड़ का बेटा जो राजकुमार चंद्रापीड़, चंद्रापीड़ क्या हो गया अपना, वो अभिषेक करने के लायक हो गया, यानी कि युवराज जो है अभिषेक करने के लायक, यानी कि उनका युवावस्था में आ गए। तो अब वो जो राजा तारापीड़ है उसका अभिषेक करना चाहते हैं युवराज पद के लिए। तो इसके लिए उन्होंने अपने जो सैनिक है या अपने जो सेवक है उनको उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश, यानी कि उन्होंने जो युवराज अभिषेक के लिए जो सामान चाहिए होता है, जैसे समुद्र का जल चाहिए होता है, फूल, जब बहुत सारे सामान चाहिए होते हैं, उन सभी सामग्रियों को एकत्रित करने के लिए, लाने के लिए आदेश दिया। और उसी समय क्या हुआ कि युवराज का अभिषेक होने वाला है ऐसा जान करके उसको देखने के लिए आरूढ़ विनयम अपनी, आरूढ़ विनय मतलब क्या है, राजकुमार जो है विनम्रता उनके पास में है, हाँ, फिर भी उनको और विनम्र करने के लिए सुकनास ने सविस्तर उवाचा, सविस्तार पूर्वक कहा। तो यहाँ पर सुकनास कौन है? सुकनास जो है वो तारापीड़ का अमात्य है। ठीक है, अमात्य मतलब मंत्री बोल सकते हैं, तो उनका प्रधानमंत्री है। ठीक है, वो सुकनास ने युवराज को अपना जो है विनीत है ही पहले से ही, वो उसके अंदर विनम्रता और विनम्र करने के लिए विस्तार पूर्वक कहा। इसीलिए इसका नाम जो है सुकनासोपदेश, सुकनास का उपदेश वर्णन मिलता है। ठीक है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके थे लेकिन एक बार रिवीजन करते हुए चल रहे हैं। और वो बोलते हैं देखो, तात चंद्रापीड़ विदित विदितव्यस्य अधित सब शास्त्र से तेन अल्पम अपनी उपदेष्टव्यम अस्ति। हाँ, तो वो बोलते हैं हे तात, हाँ, ये आपका, आप पहले से ही सब कुछ जानते हैं, विदित विदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य, आपने अभी सारे शास्त्रों का अध्ययन कर रखा है। आपको कुछ भी छोटा सा भी थोड़ा सा भी उपदेश करने के योग्य नहीं है। केवलम च निसर्गत एवं अभानुवेद्यम आरत्नालोक छिद्यम प्रदीप प्रभापनेयम अति अति गहनम तमो यौवन प्रभवम। यौवन का जो प्रभाव है, यौवन का जो क्या नाम है, यौवन आने के बाद में क्या होता है, स्वभाव से ही क्या हो जाता है, अभानुवेद्यम, हाँ, सूर्य के प्रकाश के द्वारा भी ऐसा भेद ना किया जा सके, ऐसा, हाँ, और अरत्नालोक छेद्यम, रत्नालोक, रत्न पहले क्या होता था, आजकल तो ट्यूबलाइट चलते हैं, हाँ, बल्ब चलते हैं, इससे हमारा प्रकाश होता है, लेकिन पहले के टाइम पे रत्न हुआ करते थे।
हीरे मणि माणिक्य ये सब जो रत्न होते थे उनकी प्रकाश से क्या होता था, आलोक होता था। आलोक मतलब प्रकाश, उनके प्रकाश से रात के टाइम पे कार्य किया जाता था। तो वो अरत्नालोक छेद्यम यानी कि रत्न के आलोक के द्वारा भी छेदित नहीं किया जा सकता ऐसा अंधकार। और अप्रदीप प्रभाप नियम, हाँ अप्रदीप प्रभाप, तो मतलब क्या है, प्रदीप दीप, दीप से जैसे हम दीप जलाते हैं तो अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही वो ऐसा वो जो यौवन से उत्पन्न ऐसा अहंकार होता है कि वो दीप की प्रभा से भी उसका अपनेय नहीं होता। हाँ मतलब वो जाता नहीं है। यानी कि सूर्य के प्रकाश से, रत्न के आलोक से और प्रदीप यानी कि दीप की प्रभा से भी, हाँ वो आपका जो ऐसा घना अंधकार है, अति गहनम तमो यौवन प्रभव, तमह यानी कि अंधकार, ये यौवन का प्रभाव है, यानी कि यौवन से उत्पन्न जो अंधकार है, हाँ वो आपका सूर्य के प्रकाश से, हाँ रत्न के आलोक से और आपका दीप की प्रभा से भी नहीं जा पाता है, इतना गहरा अंधकार है। ठीक है, मैं एक बार रिवीजन के तौर पे थोड़ा-थोड़ा बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद अपरिणाम उपसमो दारुणो लक्ष्मी मदः। हाँ, लक्ष्मी का मद जो है वो अपरिणाम उपसम है। अपरिणाम उपसम का मतलब क्या हुआ कि आपका परिणाम वार्धक्य, जैसे आपका और भी जो मद है, अहंकार है, जैसे शरीर का अहंकार है, बहुत बहुत कोई कोई मान लो बाहुबली है, जैसे मान लो बाहुबली वो नहीं, प्रभास वाली नहीं, हाँ जैसे आप लगा लो खली, खली जो है, खली या आपका कोई भी जो पहलवान है, उस पहलवान का क्या होता है कि जब वृद्धावस्था आती है, हाँ तो क्या होता है उसका शरीर का मद जो है, जवानी में तो वो अहंकार में रहता है, लेकिन क्या होता है जब वृद्धावस्था आती है तो उसका अहंकार चकनाचूर हो जाता है। लेकिन जो लक्ष्मी का मद है, लक्ष्मी मतलब जो आपका धन, हाँ उसका जो मद है, संपत्ति का जो मद है, अहंकार है, वो अपरिणाम उपसमा, परिणाम होने पर भी, हाँ उसको उसका उपशमन नहीं होता, यानी कि तब भी वो निवृत्ति नहीं होती है उसकी, यानी कि लक्ष्मी का मद जो है हमेशा रहता है। फिर उसके बाद में है कष्टम अनंजन वर्ती साध्यम अपरम ऐश्वर्य, ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम। हाँ तिमिरांधत्वम कैसा है, अनंजन वर्ती साध्यम, अनंजन वर्ती साध्यम का मतलब क्या है, जैसे आपको बोलते हैं ये आपका जो अंधापन आ जाता है आंख के अंदर में, तो उसके लिए क्या होता है अंजन, अंजन मतलब काजल, काजल लगाने से हमारा काजल, वैसे आजकल सामान्य भाषा में बोलते हैं, वैसे अंजन होता है। हाँ उसको बनाने की विधि भी मैंने बताई थी, और उसमें दिया हुआ है, आयुर्वेद के अंदर में दिया हुआ है। तो उस अंजन को क्या करते हैं कि आपका लगाने से हमारे जो अंधापन होने लग जाता है, यानी कि आंखों की रोशनी कम होने लग जाती है, वो आंखों की रोशनी कम नहीं होती। हाँ लेकिन ये क्या है कि जो ऐसा ये अंधत्व है, हाँ यानी कि ऐसा ये अंधकार होने लग जाता है कि जो अनंजन मतलब अंजन के द्वारा भी उसका साध्य नहीं किया जाता, यानी कि अंजन के द्वारा भी उसको दूर नहीं किया जाता। वो किस चीज को, ऐश्वर्य तिमिरा तत्व, ऐश्वर्य यानी कि एक तो लक्ष्मी हो गया संपत्ति, और ऐश्वर्यता यानी कि प्रभुता बोलते हैं ना, वो उसके पास में सभी सुख सुविधाएं हैं, वो मालिक है वहां का। तो वो मालिक जो ऐश्वर्य जो है उसका ऐसा अंधकार, ऐश्वर्य रूपी अंधकार जो है, वो अंधकार उससे भी नहीं जाता, काजल लगाने से भी नहीं जाएगा। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, असी सिरोपचार उपचार हार्योत अति तीव्रो दर्पदाह जोरुष्मा। दर्प, दर्प मतलब जो हो गया आपका, दर्प बोलते हैं अहंकार को ही बोल सकते हैं। हाँ वो दाह जोरुष्मा, दर्प अहंकार भी, और मतलब जो बोलते हैं ना कि क्रोध आया होता है, तो वो दर्प होता है। मतलब क्रोध में जैसे अब हम आग, हमारे मतलब अंदर में गर्मी आ जाती है, वैसे ही है कि बुखार आने पर जो जैसे आप क्या होता है अशिशिरोपचार्य, हाँ मतलब क्या है, ठंडे पानी बर्फ का कपड़ा लगा करके उसको करने से, मतलब कपड़ा माथे वगैरह पे शरीर पे लगाने से तो गर्मी जो होती है शरीर की, बुखार में शरीर गर्म हो जाता है, तो वो चले जाता है, बुखार चले जाता है। लेकिन दर्प रूपी जो दाह है, हाँ वो क्या है, वो इतना तीव्र होता है कि वो अशिशिरोपचार से भी नहीं जाता, उससे भी उसका हरण नहीं होता। हार्यो अति तीव्र, वो बहुत तीव्र है। ठीक है ना,
यानी कि देखोगे जो जवानी में होते हैं, यानी कि युवावस्था में होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, दर्प बहुत जल्दी क्रोध आने लग जाता है, छोटी छोटी बातों पे क्रोध आने लग जाता है और वो बहुत गर्म हो जाते हैं। तो जो बुखार है, सामान्यतः जो ज्वर है, वो तो अशिशिरोपचार से चले जाता है, लेकिन परंतु ये जो दर्प रूपी दाह है, वो उससे भी नहीं जाता है। इसके बाद में बोलते हैं, सतत मूल मंत्र गम्यो विषमो विषय विश्व विषास्वाद। हाँ, जो देखो विषय विषय भोग विलास आदि जो विषय हैं, उन विषयों का जो आस्वाद करना, तो ऐसा होता है कि मान लो वो विष का आस्वाद कर रहे हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके वो विष लिए जा रहे हैं। और जो सामान्यतः विष जो क्या होता है, सतत मूल मंत्र गम्यो, हाँ, मूल मंत्र के द्वारा उसको चले जाता है। जैसे आजकल तो वैसा नहीं होता है, लेकिन पहले के टाइम पर क्या होता था, अगर किसी को विष काट लिया, जैसे अभी भी गांव के अंदर में होता है, सांप अगर किसी को काट लिया, हाँ, तो उसका विष चढ़ जाता है, तो उसको झाड़ फूक करवाते हैं। झाड़ फूक करने से वो सांप का विष जो है उतर जाता है। हाँ, मंत्र के द्वारा, पहले मंत्र औषधि भी होती है, हमारे शास्त्रों के अंदर में मंत्रों से औषधि, मंत्रों से इलाज भी होता है। तो वही है कि मंत्र के द्वारा जो है विष जो है उतार दिया जाता है, और विष तो उतर जाते हैं, लेकिन विषय स्वाद, जो विषय का आस्वाद लेना, यानी कि भोग विलास आदि जो विषय हैं, उन विषयों का आस्वाद लेना जो है, ये आपका विष के समान, वो विष जो है मंत्रों के द्वारा भी नहीं दूर होता। ठीक है। फिर उसके बाद में है, नित्यम अस्नान शोचवद्यो रागावलेप। हाँ, और देखो आप नित्य स्नान करते हैं, तो नित्य स्नान करने से हमारा जो मल होता है शरीर का, वो दूर हो जाता है। परंतु राग रूपी जो मल है, राग जो आता है, वो क्या है, नित्यम अस्नानम। हाँ, डेली स्नान करने के बाद भी वो शौच पवित्र नहीं होता, ऐसा वो जो राग का मल आलेप किया हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं, अजस्र छपावसान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख निद्रा सन्निपाता भवती इति। हाँ, विस्तरेण अभिधीयसे। तो क्या बोल रहे हैं, अजस्र छपावसान। अजस्र छपावसाना मतलब क्या है आपका, अजस्र मतलब कृष्ण पक्ष की जो है, ये चंद्रमा के समान, जैसे कृष्ण पक्ष में चंद्रमा हो जाता है, प्रबोधा घोरा, वो उस टाइम पे कृष्ण पक्ष की जो होती है, आपके कृष्ण पक्ष में चंद्रमा कैसा हो जाता है, अमावस्या जो तिथि होती है, अमावस्या तिथि के अंदर में आप देखोगे, अमावस्या तिथि के अंदर में क्या होता है, अंधकार होता है, पूरा अंधकार होता है। तो वही अंधकार के समान जो है आपका राज्य सुख निद्रा सन्निपाता है। राज्य सुख में निद्रा ऐसी आती है कि वो पूरा अंधकार हो जाता है। तो वही है ये आपका, इसमें विस्तरेण अभिधीय से विस्तार पूर्वक हमें जानना चाहिए इसके बारे में, इन सब के बारे में। उसके बाद यहां पर देखिए, ये क्या कह रहे हैं, गर्भे स्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुष शक्तित्व चेति महतीयम खलु अनर्थ परंपरा। यहां से शुरू होता है ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बोला था और याद भी कर लो। कहीं अगर आपको मान लो भाषण देना है, या कहीं पे कोई वाद विवाद चल रहा है, या कहीं पे कोई सभा चल रही है, वहां पर ये सब लाइन जो है बोलने लायक है। कौन सी, गर्भेश्वरत्वम, गर्भ से ईश्वरत्वम, यानी कि जन्म से ही ईश्वरत्व प्राप्त करके आया है, यानी कि राजा का बेटा है, तो जन्म से ही वो राजकुमार है। हाँ, तो जन्म से ही वो उसको ऐश्वर्य प्राप्त है। तो ऐसा, और अप्रतिम रूपत्व, अप्रतिम रूपत्व मतलब क्या है, जो अप्रतिम है, हाँ, ऐसा रूप जो है उसको मिल रखा है, यानी कि बहुत ज्यादा सुंदर, उसके जैसा सुंदर तो कोई है ही नहीं, ऐसा रूप लेकर के। और अमानुष शक्तित्व, अमानुष शक्तित्व मतलब क्या है, मनुष्य के पास में जितनी शक्ति है, ऐसा मतलब उसके समान शक्ति किसी और के पास में नहीं है, इतनी शक्ति वाला। तो यानी कि ये हो गया गर्भेश्वरत्व, गर्भ से ईश्वरत्व, हाँ, अप्रतिम रूपत्व यानी कि सुंदर, और अमानुष शक्तित्व यानी कि बलशाली। ये तीनों चीज, महतित्वं च इति महतीयम खलु अनर्थ परंपरा, महतीयम, नहीं, महती बड़ी की मात्रा होगी, महती इयम। हाँ, ये महती मतलब बड़ी, बहुत क्षम्यताम, ये इयम यानी कि ये तीनों चीजें जो है बहुत बड़ी अनर्थ की परंपरा है, सर्वा। ये तीनों जो है, ये तीनों के तीनों
अनर्थ परंपरा में सबसे आगे, यानी कि अनर्थ करने में सबसे आगे है। ठीक है। ले अविनयानाम एकेकम अपि एषाम आयतनम किमुत समवायः। अविनयानाम, जो जो लोग विनय विनय योग्य नहीं है, यानी कि विनम्र नहीं है, उनके पास में अगर एक एक भी आ जाए तो उनका पूरा विनाश हो जाता है। आयतनम, हाँ, उनका पूरा विनाश हो जाता है। यानी कि अगर किसी के पास में मान लो ऐश्वर्य भी आ गया तो अहंकार करने लग जाता है, फिर लोगों के ऊपर में अपना रौब दिखाने लग जाता है, और उस रौब के कारण क्या होता है, उसका विनाश हो जाता है। ठीक है। और कोई बहुत सुंदर है तो बहुत सुंदर, आजकल की भाषा में बोलते हैं ना, ये तो बहुत एटीट्यूड खाता है, एटीट्यूड, मतलब कि क्या है, वो सुंदरता का अपना घमंड दिखा रहा है, तो वो भी जो होता है उसके नाश के लिए होता है। और अमानुष शक्तित्व, कोई बहुत बलशाली है तो वो भी अपना उसका बल का घमंड दिखाता है। तो ये तीनों अगर अविनय के पास में, अविनय मतलब जो विनय विनम्र युक्त नहीं है, ऐसे के पास में अगर एक एक भी हो जाए, ऐशाम आयतनम, हाँ, तो उसका विनाश होता है। किमुत समवाय, और जिसके पास में ये तीनों समवाय हो जाए, समूह रूप में आ जाए, तो उसका क्या होगा, ये बोल रहे हैं, उसका क्या होगा। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है ना। ये तीन भाग में हमने पार्ट तीन, मतलब तीन पार्ट में हमने ये कर लिया था। अब जो है इसके आगे ये चौथे पार्ट में हम थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा सा मतलब जितना 1 घंटे के अंदर में हो जाए, 1 घंटे नहीं, मतलब 40-45 मिनट का रखेंगे। ठीक है। देखिए, यौवनारंभे च प्रायः शास्त्रजल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयादि बुद्धि। यौवनारंभे, यौवन से आरंभे, हम लोग अब यहां से एक एक शब्द का, ठीक है, यहाँ पे नीचे जो व्याख्या दी हुई है उस व्याख्या को भी देखेंगे, ताकि हम लोग एक एक शब्द की व्याख्या को जान पाए। जब कभी भी देखो, अभी आप लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमें संस्कृत समझ में नहीं आती, तो देखो, जो भी पुस्तक है, हाँ, खास करके ऐसी व्याख्या वाली जिसके अंदर में देखो, आप ये देख रहे हो, एक एक शब्द का अच्छे से व्याख्या दिया हुआ, गर्भे स्वरत्वम गर्भात, गर्भ संभवात आरभ्य ईश्वरत्वम प्रभुत्वम अभिनव यौवनत्वम, हाँ, नूतन तारुण्यम अभिनवम नवनीय नवीनम यौवनम तारुण्यम यस्य सह तस्य भावः। तो इस प्रकार आप यहां पर एक बार पढ़ो, नीचे व्याख्या एक बार पढ़ो, यहां एक बार पढ़ो, नीचे व्याख्या पढ़ो, तो इससे आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। और अगर शुरुआत में आपको कोई पढ़ाने वाला मिल जाए, वो अच्छा गाइड करने वाला, जैसे आपके टीचर होंगे, गुरुजी होंगे, उनके पास से कम नहीं कुछ तो 10-15 पेज पढ़ लो, उसके बाद खुद से पढ़ो, खुद से पढ़ो। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में नहीं आने लग जाएगा। कुछ लोग होते हैं कि जितना गुरुजी ने पढ़ाया, जितना टीचर ने पढ़ाया, उतनी ही चीजें पढ़ते हैं। ऐसा मत करो। हाँ, खुद से पढ़ने की हैबिट डालो। अगर आपने खुद से ऐसे पढ़ने लग गए, तो मैं ये सही बोल रहा हूं कि आपका 1 महीने 2 महीने के बाद ही देखना, आपको जो पंक्तियां हैं वो पढ़ने के बाद ही समझ में आने लग जाएगी, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, और आप करने लग जाओगे। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं यौवनारंभे, हम लोग नीचे देखते हैं। देखिए, यौवनारंभे यानी कि तारुण्य प्रारंभे, तरुणावस्था जो होती है ना, तरुणावस्था बोलते हैं हम, टीन एज जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में टीन एज बोलते हैं। टीन एज क्या होता है कि जब आपका 16 साल की उम्र हो जाती है, उसके बाद के 16 से लेकर के 18-19 साल तक, या 20 साल से पहले पहले, वो होती है टीन एज। उसके अंदर में बहुत ज्यादा हमारी युवावस्था मतलब प्रारंभ हो रही होती है। तो वही बोला, यौवनारंभे, युवावस्था के प्रारंभ में, यानी कि तारुणावस्था, तारुण्यावस्था प्रारंभे, शास्त्र इत्यादि, यानी कि शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। तो ये शास्त्र इत्यादि यहाँ पे क्या है ना, ऊपर में देखो पंक्ति देख सकते हो, ये बड़ा पंक्ति है इसीलिए यहाँ पर लिखा नहीं है। शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि, ये पूरा यहाँ पे इसको ऐसे समझना चाहिए। ठीक है। शास्त्रम, शास्त्रम मतलब आन्वीक्षिक, आन्वीक्षिक आदि विद्या, आन्वीक्षिकी आदि विद्या क्या है, आन्वीक्षिक मतलब होता है न्याय शास्त्र। तो न्याय, न्याय शास्त्र यानी कि तर्क शास्त्र जो है, वो जो विद्या है, तर्क शास्त्र, न्याय शास्त्र क्या है, हमें बताता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज नहीं सही है, ये सब पूरा न्याय शास्त्र के अंदर में आता है। हाँ, तो वो शास्त्रम,
ऐसी विद्या, ऐसी जो अनविकसित की आदि विद्या, हाँ, एवं एव जलम सलिलम, तेन प्रक्षालनम धावनम, तेन निर्मला स्वच्छा अपि, यानी कि क्या है, शास्त्र रूपी जल, हाँ, शास्त्र रूपी जल, यानी कि शास्त्र के द्वारा, जो शास्त्र मान लो जल है, ऐसा उससे प्रक्षालन किया हुआ स्वच्छ बुद्धि भी, बुद्धि का मतलब मति, प्रायः बहुशः कालुष्यम कलुष भावम उपयाति संप्राप्नोति, कालुष्यम उपयाति, कालुष्यम यानी कि कलुष भावम उपयाति संप्राप्नोति, सद असद वचने असमर्था भवती इति भावः। यानी कि क्या है यहाँ पे, ये बोल रहे हैं कि जो शास्त्र पढ़ने से हमें क्या होता है कि सद क्या है, असत क्या है, यानी कि अच्छा क्या है हमारे बारे में और बुरा क्या है, इन सब चीजों का हमें पता लग जाता है। हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि शास्त्र शास्त्र रूपी जल के प्रक्षालन के द्वारा हमें पता लग गया कि क्या सद होता है, क्या असद होता है। लेकिन जब यौवन का प्रारंभ होता है, तब हमें ये जो हमारा बुद्धि जो है शास्त्र के द्वारा जो दुखी मतलब स्वच्छ किया हुआ है, वो बुद्धि भी कालुष्यम उपयाति, कलुष भावम सुमत, यानी कि वो उस पर कलुषता आ जाती है। हाँ, और वो फिर क्या होता है, सद असद वचने, सद और असद वचन को विवेचने, विवेचने मतलब सद और असद का विवेचन करने में, क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका विवेचन करने में वो असमर्थ होता है। ठीक है, वस्तुतः उसने पढ़ रखा है पहले से ही, हाँ, शास्त्र का अध्ययन किया हुआ है, लेकिन जब कालुष्य आ जाता है इसके कारण वो ये चीज नहीं कर पाता है। यहां पर देखो, ये है रूपक अलंकार है। ठीक है, ये अलंकारों के बारे में भी आप, जो लोग अगर नोट्स बना रहे होंगे तो वो लोग लिख करके रख सकते हैं अलंकारों के बारे में। ठीक है ना, रूपक अलंकार हो गया। इसके बाद में क्या है, इसका अर्थ देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये रहा, जवानी की शुरू में अक्सर शास्त्र रूपक जल के प्रक्षालन से निर्मल बुद्धि भी कलुष भाव को प्राप्त होती है। निर्मल बुद्धि भी जो है वो कलुष भाव को प्राप्त होती है। इसके बाद में क्या है, अनुज्जित धवलतापि सरागेव भवति यूनाम दृष्टि, अनुज्जित धवलतापि सरागेव भवति, सराग एव भवति यूनाम दृष्टि, यूनाम दृष्टि मतलब युवा नाम, युवा नाम नहीं होता, यू नाम होता है। युवन शब्द, युवा युवानो युवानः ऐसा चलता है, उसका षष्ठी बहुवचन हो गया यूनाम। तो क्या बोल रहे हैं, अनुज्जित धवलतापि, अनुज्जित धवलता मतलब अत्यक्त, अनुज्जिता मतलब अत्यक्त, धवलता, धवलता मतलब शुक्लता, यया सा तादृशी अपि, हाँ मतलब सफेद धवल जो है वो आपका, ये बहुत ज्यादा सफेद होने के बाद भी, यूनाम, यूनाम मतलब तरुणा नाम, दृष्टि, दृष्टि ही मतलब जो आपका देखते हैं ना दृक, वो सरागा रागेन लोहिते लोहित्येन सहिता, लोहित्येन सहिता अनुज्झित धवलता कथम सरागा भवती इति विरोधा। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, अनुज्जित धवलता यानी कि बिल्कुल ज्यादा सफेद, बहुत ज्यादा सफेद होने के बाद भी कथम कैसे सरागा भवती इति भाव, हाँ, सराग, सराग मतलब लोहित के साथ, यानी कि लाल रंग के साथ हो जाए ऐसा, तत्परिहारस्तु उसका परिहार करते हुए बोल रहे हैं। सराग का मतलब होता है रागयन, रागेन का मतलब है विषयाभिलाषेन, विषय की अभिलाषा से के साथ, हाँ, यानी कि वो बिल्कुल साफ सुथरा है आपका, लेकिन फिर भी वो राग के साथ होने से क्या हो जाता है उसका, आपका ये राग के साथ हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो है इसमें विरोधाभास अलंकार है, यानी कि साफ सफेद होने के बावजूद वो लोहित हो जाता है, और ये कैसे होगा, तो ये इसका विरोधाभास अलंकार हो गया। ठीक है, चलिए अभी हमारा 30 मिनट के लगभग हो गया होगा, 1 मिनट देख लेते हैं कितना हो गया है। 29-30 मिनट हो गया है। हम लोग ये 30 मिनट का ही रखते हैं, इसके बाद हम लोग आगे वाले में करेंगे, अगले वीडियो के अंदर में इसके आगे में
हाँ, हम लोग पढ़ेंगे। अब जो रिवीजन नहीं करेंगे, डायरेक्ट आगे पढ़ते हुए जाएंगे। इसमें रिवीजन कर दिया है। 30 मिनट से ज्यादा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है तो पढ़ने में डिफिकल्टी होती है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। और भी कोई क्वेरी हो तो जरूर जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।